हेलो नमस्कार। बातचीत करने वाले हैं हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस की, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस पीवाईक्यू बेस्ड रहेंगे, कुछ नई चीजें भी बताऊंगा। और अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस टाइम पे खत्म हो गए तो आज मैं आपको एक रूट वर्ड भी पढ़ाने जा रहा हूं और उससे रिलेटेड जो भी हमारे वर्ड्स हैं उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। बातचीत करेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है आज का, पुट पुट अ रिंग ऑन इट। तो पुट अ रिंग ऑन इट का मतलब क्या है? वैसे तो आप वैसे ही समझ पा रहे होंगे कि आपको रिंग को पहनाने की बात हो रही है। तो रिंग पहनाने की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि भैया कोई व्यक्ति किसी के साथ में एंगेज्ड हो गया है या किसी की एंगेजमेंट हो गई है ना। तो इसको समझने की कोशिश करो। पुट अ रिंग ऑन इट का मतलब क्या है ना। ही पुट अ रिंग ऑन इट, ठीक है। इट का मतलब यहाँ फिंगर है, तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि वो कहीं ना कहीं क्या है, रिलेशन में है ना। टू कमिट टू अ सीरियस रिलेशनशिप, किसी सीरियस रिलेशनशिप में क्या हो जाना, कमिट हो जाना, है ना। या शादी के बोलेंगे, शादी के बंधन में तो नहीं बोलेंगे, एंगेजमेंट हम लोग बोल सकते हैं, है ना। मिस्टर सिंह हैज पुट अ रिंग ऑन इट। तो मिस्टर सिंह जो है वो क्या है, एक सीरियस रिलेशनशिप में कमिट हो गए हैं, सीरियस रिलेशनशिप में वो आ गए हैं, ठीक है नहीं। अच्छा, शादी करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, याद कर लेना, टाई द नॉट। ये ईडियम है हमारा, टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मैरी, शादी करना, है ना। क्या होता है टाई द नॉट का मतलब क्या है? गठबंधन में बंधना। इसका मतलब सिंपल सी बात है, टाई द नॉट मतलब, है ना, नॉट बंधा रहे हैं मतलब बांध रहे हैं। इसका मतलब क्या है? शादी के बंधन में बंधना, इसका मतलब ये। तो पुट अ रिंग ऑन इट का मतलब होता है किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ जाना, और टाई द नॉट का मतलब होता है शादी के बंधन में बंधना। दोनों डिफरेंट डिफरेंट इडियम्स हैं, याद रखिएगा इन दोनों को। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ब्रेक अ स्वेट। अब मैंने आप लोगों को एक बताया था, स्वेट ब्लड, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो यहां भी स्वेट के बारे में बात हो रही है। तो ब्रेक अ स्वेट का मतलब क्या है? जैसे भाई साहब देख सकते हो आप लोग, ये क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हो कैसे पसीना बहा रहे हैं भैया, है। इनका जो स्वेट है वो क्या है, वो बहा जा रहा है, मतलब पसीना जो है वो इतना भयंकर ब्रेक हुआ जा रहा है, मतलब बह जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको स्वेट ब्लड पढ़ाया हुआ था, तो उसी से रिलेटेड है मेहनत करना, पुट इन एफर्ट, या फिर वर्क हार्ड। वर्क हार्ड के लिए मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, है ना। वर्क हार्ड के लिए मैंने आप लोगों को वहां पर क्या कहते हैं, बर्न मिडनाइट ऑयल भी बताया है कि भैया देर रात तक मेहनत करना, देर रात तक किसी काम को करना, वर्क हार्ड करना, ये भी मैंने आपको बताया है। स्वेट ब्लड भी मैंने आपको बताया हुआ है ना। ब्रेक अ स्वेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ब्रेक अ स्वेट का मतलब क्या है? मेहनत करना, क्या करना, कड़ी मेहनत करना, या किसी चीज को करने के लिए, पाने के लिए प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग जो है, आप लोग सभी के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी लोग कितना सीरियस हैं वो आपको खुद ही पता होगा, कोई क्या ही कहेगा। लेकिन कुछ लोगों के बारे में बात करूंगा, दे आर डेफिनेटली ब्रेकिंग अ स्वेट, है ना। वो डेफिनेटली वो मेहनत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन होके ही रहे, है ना। दे आर डेफिनेटली ब्रेकिंग अ स्वेट। तो ब्रेक अ स्वेट का मतलब क्या होता है? कड़ी मेहनत करना, कड़ा प्रयास करना, ठीक है। वी शुड नॉट ब्रेक अ स्वेट फॉर यूजलेस थिंग्स। बोला जा रहा है देखो, फालतू की चीजों के लिए ना पसीना नहीं बहाना। फालतू की चीजों के लिए क्या नहीं करना हम लोगों को? फालतू की चीजों के लिए हम लोगों को पसीना नहीं बहाना। सिंपल सी बात है कि फालतू की चीजों के लिए फालतू की मेहनत नहीं करना, है ना। अपने मेहनत को जाया नहीं जाने देना फालतू की चीजों के लिए, जो कि आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, फालतू की चीजों के लिए पसीना बहाते रहते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। यूजलेस थिंग्स बोल सकते हैं, फ्यूटाइल थिंग्स बोल सकते हैं हम लोग, जिनका कोई फायदा नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड, नो होल्ड्स बैड। नो होल्ड्स वर्ड का मतलब क्या है? बिना किसी चीज को, जैसे लिखा हुआ ना, नो होल्ड्स बैड, देयर इज नो लिमिट्स। नो लिमिट्स किसी चीज की नहीं है, जो काम करना हो करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोला आज तो पार्टी करेंगे, कोई रोक टोक नहीं है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी चीज के। तो नो होल्ड देखिए लिखा है ना, बिना किसी रोक टोक के, मतलब कि बिना किसी लिमिट के। लिखा है ना कि विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और लिमिट्स और रूल्स, बिना किसी लिमिट के, बिना किसी रोक टोक के। भैया एक काम करो, आप इस देश में रह रहे हो, बहुत सारी लिमिट्स लगी हुई हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, आप दुबई चले जाओ। बहुत सारे लोग हैं जो दुबई गए हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो दुबई गए हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गए हुए हैं, है ना। कुछ जॉब की वजह से गए हुए हैं और कुछ दूसरी चीजों की वजह से गए कि भैया वो फ्री रहना चाह रहे हैं। देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन
एनी लिमिट्स, एनी लॉज वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना। तो नो होल्ड वर्ड्स मतलब क्या कहते हैं, बैड का मतलब क्या, नो होल्ड्स बैड का मतलब होता है कि भाई कोई लिमिट वगैरह नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिना पाबंदी के। हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग इसे, बिना कोई रोक टोक के, या फिर बोल सकते हैं बिना पाबंदी के, है ना, बिना पाबंदी के। ठीक है, बिना किसी रोक टोक के या बिना किसी पाबंदी के। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कैन यू स्पीक फ्रैंकली, नो होल्ड्स बैड, इसका मतलब क्या आप फ्रैंकली बोल सकते हो कि वहां पर क्या हुआ था, बिना किसी छुपाए हुए, बिना किसी लिमिट के, है। तो जिससे मैं उस चीज को जान पाऊं कि भाई एग्जैक्टली वहां उस जगह पे प्रॉब्लम क्या हुई थी, उस चीज को मैं समझ पाऊं। तो नो होल्ड्स बैड का मतलब होता है कोई भी काम आप कर रहे हो लेकिन बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कर रहे हो, या बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के वहां कोई व्यक्ति रहना चाह रहा है, उस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं नो होल्ड्स बैड। नेक्स्ट हम लोग बात करें हेड एंड हार्ट। एक मैंने आपको बताया सोल, बताया था मैंने आपको, पुट हार्ट एंड सोल। पुट हार्ट एंड सोल का मतलब दिल और जान लगा देना किसी चीज में, मतलब पूरी तरह से डूब के कोई काम करना, फुल डिवोशन के साथ कोई काम करना, पूरी लगन के साथ कोई काम करना, तो हम लोग बोलते हैं पुट हार्ट एंड सोल। क्या बोलते हैं हम लोग, पुट हार्ट एंड सोल। बट यहां पे क्या दिया, हेड एंड हार्ट दिया। अब हेड एंड हार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, पहले इमेज आएगा, इमेज को देखिएगा, हेड एंड हार्ट का मतलब कुछ समझ में आ रहा है इसका, ये हेड है और हार्ट है ना, ये हेड है, दिल और दिमाग है, पूरा क्या है। कई बार बोलते हैं कि सुना है कि भैया आप भी जो भी कुछ काम करो ना तो दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना भाई। ऐसा नहीं भैया कि दिल कह रहा है दिमाग नहीं कह रहा है, दिमाग कह रहा है दिल कह नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब क्या, दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना, उसके बाद कोई काम करना। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वंस थॉट्स एंड इमोशंस, है भावनाओं में बह के कोई डिसीजन नहीं लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, क्या चलता है आजकल नैरेटिव चलते हैं, और ये नैरेटिव वॉर है जो कि हम लोग झेल रहे हैं इंस्टाग्राम के जरिए, एक्स के जरिए, जिसको हम लोग ट्विटर कहते थे पहले, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए। क्या चलाया जाता है, नैरेटिव वॉर चलाया जाता है। जैसा नैरेटिव एक बार फैल गया, वो आपका क्या कहते हैं जो पॉपुलर हो गया, उसी नैरेटिव को हम सही मान लेते हैं। कभी हम उसके इन्वेस्टिगेशन की बात मतलब क्या कहते हैं नहीं करना चाहते, हम कोई चीज को सर्च नहीं करना चाहते उस पर्सन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, है ना। तो वो क्या है, तो उस कंडीशन बोला था कि भैया थोड़ा सा दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो देख लिया उसी हिसाब से काम कर रहे हो, आप दोनों चीजों को लेके चलेंगे, थॉट्स और इमोशंस दोनों के कॉम्बिनेशन से आप डिसीजन लीजिएगा। ठीक है कि नहीं है। नमस्ते बेटा, जय हिंद। क्लियर है कि नहीं है। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करना है। हेड एंड हार्ट का मतलब है किसी के विचारों भावना का समायोजन, मतलब सिंपल सी बात है कि हार्ट एंड सोल का, जैसे फॉर एग्जांपल ही वर्क्स हार्ट एंड, क्या बोल सकते हैं, हेड एंड हार्ट। इसका मतलब क्या है, वो दिल और दिमाग से काम लेता है, वो दिल और दिमाग से काम लेता है, मतलब वो जल्दबाजी नहीं करता, वो सोच विचार के काम करता है, वो थॉट्स और इमोशंस को एक साथ में कंबाइन करके बात करता है। ऐसा नहीं कि इमोशंस में ही फैल गया या सोच विचार के खत्म कर दिया, नहीं, दोनों के कॉम्बिनेशन से वो काम करता है। ठीक ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेड एंड हार्ट हो गया, माई हेड एंड हार्ट इज टेलिंग मी टू द सेम थिंग। बोला जा रहा है मेरे दिल और दिमाग एक ही बात कह रहे हैं। कई बार होता ना, दिल कुछ और कह रहा होता, दिमाग कुछ और कह रहा होता, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं देखो भाई साहब, मेरा दिल और दिमाग जो है ना, वो एक ही काम कह रहा है, एक ही बात कह रहा है कि इंसान ने कुछ गलत किया हुआ है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, गेट द जिटर। गेट द जिटर्स का मतलब क्या है, इस बात को समझ में आ रहा है क्या। एग्जांपल क्या है, अल्फा ऑलवेज गेट्स द जिटर्स बिफोर बिफोर गोइंग इनटू अ न्यू, क्या लिखा हो, इनटू अ न्यू अ जॉब, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इनटू अ न्यू अ जॉब तो नहीं होगा, जो जॉब इंटरव्यू, ये होना चाहिए कि इनटू न्यू जॉब इंटरव्यू, ऐसा कुछ लिखाना चाहिए। तो गेट जिटर का मतलब क्या है, आप इन भाई साहब की शक्ल देख के क्या पहचान सकते हो, आप खुद इस इमेज को देख के पहचानो कि आ गेट द जिटर्स का मतलब क्या हो सकता है, बताओ मेरे को कमेंट करके। क्या बोल सकते हो, इन भाई साहब की हालत क्या है,
इन भाई साहब की हालत बहुत ज्यादा नर्वस है बिल्कुल मतलब डरे हुए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई इंटरव्यू का नाम लेते हैं या किसी चीज का नाम लेते हैं, वाइवा का नाम लेते हैं तो डर जाते हैं, भाई उस इंसान से मिलने जा रहे हैं तो हालत खराब हो जाती है, नर्वस हो जाते हैं। गेट द जिटर्स का मतलब होता है टू बी नर्वस, ये लिखा हुआ ना, फीलिंग एनेक्सियस या फिर चिंता हो जाना, नर्वस हो जाना, थोड़ा एनेक्सियस फील करना। कुछ लोग तो इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि भैया उनको एंग्जाइटी बढ़ जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक और समझना, एक होता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। बटरफ्लाइज इन द स्टमक का मतलब भी होता है क्या, नर्वसनेस, या नर्वस बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं हम लोग, नर्वस कह सकते हैं। कोई इंसान जो नर्वस है ना, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, उस कंडीशन में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। नर्वस इंसान को बोलते हैं बटर, ही इज हैविंग बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक, मतलब वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है ना, वो क्या है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, उस कंडीशन में हम लोग बातचीत करते हैं। तो फीलिंग एनेक्सियस के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा है फ्रेंच लीव, बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पीवाईक्यूज है, ठीक है, ये सारे वर्ड आप सर्च करोगे मिल जाएंगे। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लीव, लीव मतलब आप लीव तो ले रहे हो, आप छुट्टी तो ले रहे हो, लेकिन बिना परमिशन के छुट्टी ले रहे हैं। अच्छा एक बात और समझो, कुछ बच्चे होते हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना, कुछ बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल से, कॉलेज से, है ना, या फिर कोचिंग से, कहीं से भी वो गायब हो जाते हैं, क्लास को बंक कर देते हैं, कॉलेज को बंक कर देते हैं, घर से तो निकलते हैं पढ़ने के लिए बट बीच रास्ते में गायब हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ट्रॉन्ट कहते हैं। याद कर लेना ये वर्ड, क्योंकि छुट्टी से रिलेटेड आया तो दिमाग में आ गया। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, लीव विदाउट परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं पे कुछ काम करता हूं, है ना, और मैं बिन बताए, मतलब बिना बताए गायब हो जाऊं, ना मैंने उनसे इन्फॉर्म किया उनको, ना मैंने उनसे परमिशन ली कि सर मेरे को छुट्टी चाहिए, है ना, मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ काम के लिए जा रहा हूं, मुझे छुट्टी चाहिए, कुछ नहीं बोला मैंने, बस क्या किया, मैं बस बिना बताए गायब हो गया। तो ये जो लीव कहलाएगी, ये लीव हमारा क्या कहलाएगा, ये फ्रेंच लीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रेंच लीव। तो लीव विदाउट परमिशन जो होता है, बिना परमिशन के छुट्टी लेना, तो एब्सेंट विदाउट वर्क, विदाउट आस्किंग फॉर समथिंग, अच्छा सॉरी, एब्सेंट फ्रॉम वर्क, काम से छुट्टी ले लेना, एब्सेंट हो जाना, विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन मांगे बिना ही गायब हो जाना, उसको समझने की कोशिश करना है। तो लीव विदाउट क्या कहते हैं, परमिशन, हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेंच लीव। तो एक ट्रॉन्ट हो गया, ट्रॉन्ट कौन होता है, वन हु एब्सेंट्स, one who absents himself from, one who absents himself from, कहां से, कॉलेज और जो भी है, कोचिंग वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, कॉलेज या कोचिंग भी हो सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। वॉइस नहीं आ रही होगी बेटा।
हाँ अभी आ रही होगी बेटा। नाउ एम आई ऑडिबल? देखो तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं डच करेज की। किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बातचीत कर रहे हैं डच करेज का। और डच करेज का मतलब क्या होता है? डच करेज का सिंपल सा मतलब होता है कि आप हिम्मत तो दिखा रहे हो। क्या कर रहे हो? आप हिम्मत तो दिखा रहे हो, लेकिन हिम्मत आप एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस में दिखा रहे हो। एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस में मतलब आपने बस लगा के भैया टुन्न हो गए, अब उसके बाद दिखा रहे हो आ जाओ भैया कौन आ रहा है, आप निपटा देंगे हम लोग। तो ऐसे करेज को डच करेज बोलते हैं। और ये ट्रॉन्ट कौन कहलाता है? वो व्यक्ति जो अपने आप को छुट्टी कर देता है, अपने आप को एब्सेंट कर लेता है ना, बीच में गायब हो जाता है बिना परमिशन के। और ये है आपका बिना परमिशन से काम से छुट्टी लेना बिना परमिशन के। ठीक है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट वर्ड टेक अ स्टैंड। ये तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना। कई बार बोलते हैं कि भैया कुछ ना कुछ स्टैंड तो लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रोटेस्ट हुआ, जो भी चीजें हो रही है, उसके लिए क्या होगा भाई? उसके लिए कोई ना कोई तो स्टैंड लेना पड़ेगा। तो टेक अ स्टैंड का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसी जगह पे मैं आपको एक इडियम और बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान रखना। टेक अ स्टैंड का मतलब होता है टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। प्रोटेस्ट हुआ, सरकार ने कोई स्टैंड लिया, इसका मतलब पब्लिकली आके उसने कुछ बोला, तो इसी को बोलते हैं टेक अ स्टैंड, है ना। द करेंट गवर्नमेंट हैज टेकन अ स्टैंड अगेंस्ट द प्रोटेस्ट। जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके खिलाफ कोई स्टैंड लिया है, कोई अपना ओपिनियन दिया, अपना राय दिया, अपनी कोई बात बोली है, तो उस कंडीशन में टेक अ स्टैंड बोलते हैं। अब इसका मतलब होता है टेक अ स्टैंड। एक वर्ड होता है सिट ऑन द फेंस, याद कर लेना। सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस के बहुत सारे मतलब होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कुछ भी बोल सकता है। टेक नीदर साइड भी बोल सकता है। टेक नीदर साइड का मतलब किसी का पक्ष ना लेना। या फिर यह भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है? टू बी न्यूट्रल, न्यूट्रल रहना, है ना। टू बी न्यूट्रल का मतलब भी क्या होता है? किसी का पक्ष ना लेना। टेक नीदर साइड हो सकता है ना। नीदर साइड ये लिखा हुआ है। या फिर बोल सकता है टू बी न्यूट्रल, न्यूट्रल रहना, ना तो इसके बारे में बोलना या ना तो इसके बारे में बोलना। या फिर ये भी बोल सकता है टू बी इनडिफरेंट, इनडिफरेंट रहना। इनडिफरेंट का मतलब उदासीन होता है, मतलब ना तो इसके बारे में कुछ बोल रहा होता है ना उसके बारे में बोल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपके दो दोस्त हैं, उनमें लड़ाई हो गई। अब वो दोनों दोस्त आपको लेके गए, अब आपको पता है कि ये भी मेरा अच्छा दोस्त है, ये भी मेरा अच्छा दोस्त है। अब वो बोल रहे हैं कि हम दोनों के बीच में डिसाइड करो। अब आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन है कि अगर मैंने इसके बारे में बोल दिया तो ये नाराज हो जाएगा, और इसके बारे में बोल दिया ये नाराज हो जाएगा, और दोनों ही हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। तो फिर क्या करोगे उस कंडीशन में? वी विल सिट ऑन द फेंस। यही ऑप्शन बचता है ना हमारा, वी विल सिट ऑन द फेंस। हम कुछ बोलेंगे नहीं उसके बारे में, हम सिट ऑन द फेंस करेंगे। वी विल टेक नीदर साइड, हम कोई साइड ही नहीं लेंगे हम लोग। वी विल बी न्यूट्रल, वी विल बी, वी कैन से क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनडिफरेंट, है ना। तो ये चीज आपको समझना है, तो उसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस, ईडियम याद रखना। और टेक अ स्टैंड मतलब होता है किसी चीज पर कोई ओपिनियन देना, पब्लिकली आके बोलना या फिर कदम उठाना, है ना, कि गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है इस चीज के लिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ कट एंड रन। क्या है भैया? तुमने भाई साहब क्या कर दिया? पतंग को काट दिया। हाँ, पतंग को तुमने अपनी पतंग को इस पतंग से, मतलब क्या कहते हैं, अपनी पतंग से इस पतंग को काट दिया और तुम निकल लिए पतली गली से। तो कट एंड रन का मतलब क्या हो सकता है? थोड़ा सा सोचो, दिमाग पर जोर डालो, बताइए कट एंड रन का मतलब क्या हो सकता है? सोचो, दिमाग पर जोर डालो, बताओ व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ कट एंड रन। कट एंड रन के बारे में बातचीत चल रही है हमारी। काटो और दौड़ो, क्या हो जाएगा इसका मतलब? है अभी पतंग उड़ाए, काटा, दौड़े, कभी काट लियो और उसका निकल लियो पतली गली से, कोई देख ना पाए। चलो इसका मतलब क्या है? टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सिंपल सी बात है ना कि भैया आपने क्या किया, काट दिया किसी का पतंग, अब वो नाराज हो गया, वो तुम्हारे पीछे आया निपटने के लिए, मुश्किल परिस्थिति आ गई, आप अचानक से वहां गायब हो गए। क्या हो गए? वहां से गायब हो गए। कट एंड रन, आपने काट दिया और दौड़ गए। इसका मतलब क्या है? कोई चीज आपने, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, कोई भी चीज थी, वहां से अचानक से गायब हो गए, है। तो इसे बोलते हैं कट एंड रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट एंड रन। और ये सीडीएस में आया हुआ है,
क्या है ये? सीडीएस में आया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग कट एंड रन होता है। अब अच्छा, एक कट एंड रन से एक वर्ड और याद आ रहा है। देखो, एक तो ये आ गया, कट द कॉर्ड हो गया। कट द कॉर्ड का मतलब क्या है? डिस्कनेक्ट कर देना किसी को अपनी दुनिया। चलो यही बता देता हूं, वो वाला जो याद आया यही बता देता हूं, ठीक है? नहीं बोला जा रहा है कि कट द कॉर्ड। कट द कॉर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सी बात है, जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना? कहीं मार्केट जाना है तो दोस्त को लेके जा रहे हैं, कहीं कुछ काम के लिए जाना है दोस्त को लेके जा रहे हैं, कहीं कुछ काम के लिए जाना है फिर दोस्त को लेके जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ काम करने के लिए हम लोग किसी न किसी चीज पर डिपेंड रहते हैं। आप ऐसे समझ लो, जो कॉर्ड होता है वो कॉर्ड क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका फोन का वायर है, तो फोन का जो रिसीवर होता है वो किसी न किसी चीज से कनेक्ट होता है। अगर हम काट देंगे तो क्या होगा? उसकी जो जरूरत है वो खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इसको हम सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं, कट द कॉर्ड का मतलब टू बी इंडिपेंडेंट। टू बी इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि स्वतंत्र बनना, है ना? खुद के भरोसे खड़े होना, खुद के भरोसे कोई काम करना, ये भी हम लोग शॉर्ट भाषा में बोल सकते हैं। बट यहां पे क्या लिखा है ये भी समझ लो, वही मतलब है। टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे रहना बंद कर देना, कि कोई व्यक्ति आएगा और वो हमें लुक आफ्टर करेगा, हमें देखेगा, हमारी चीजों को ख्याल रखेगा, है? तो ये लिखा हुआ, स्टॉप नीडिंग समवन एल्स, किसी और की जरूरत को खत्म कर देना, स्टॉप कर देना। टू लुक आफ्टर यू, कि वो आके आपको देखे, उस चीज को खत्म कर देना। स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाना। गेटिंग माई पॉइंट है? तो ये भी आप लोग बोल सकते हो। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कट द कॉर्ड हो गया। अब एक दिमाग में जो मेरे चल रहा था, कट से रिलेटेड था, वो हमारा है कट एंड ड्राइड, है ना? मोस्ट ऑफ अस वांट ईच एंड एवरीथिंग कट एंड ड्राइड, मोस्ट ऑफ अस, है ना? तो हम में से ज्यादातर लोग क्या चाहिए? उनको कट एंड ड्राइड चीज चाहिए, भैया नहीं हमें कुछ काम ना करना पड़े, वी वांट ईच एंड एवरीथिंग कट एंड ड्राइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट एंड ड्राइड? कट एंड ड्राइड का मतलब होता है रेडीमेड। यू नो रेडीमेड, हम लोग रेडीमेड कपड़े लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? रेडीमेड कपड़े लेके आते हैं, मतलब सिले हुए, सिलवाना ना पड़े भैया, फालतू में वहां जाना पड़ेगा, टेलर के पास जाना पड़ेगा, वहां जाके सिलवाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग बातचीत करें तो कट एंड ड्राइड का मतलब होता है दैट इज मीन समथिंग दैट इज रेडीमेड, दैट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, पहले से तैयार है, पहले से वो तैयार है, उस चीज को बोलते हैं कट एंड ड्राइड। तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को सब कुछ पका पकाया चाहिए। हिंदी में क्या बोलते हैं? पका पकाया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पका पकाया बोलते हैं, ठीक है? नहीं, तो कट द कॉर्ड का मतलब क्या है? कि भैया जो दूसरों के भरोसे रहना बंद कर देना और सेल्फ डिपेंडेंट बनना या इंडिपेंडेंट बनना, ये आप ध्यान रखना, कट द कॉर्ड का मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कपबोर्ड लव। अभी कपबोर्ड लव क्या होता है आप वैसे ही समझ सकते हैं, है? सामने दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है अ कपबोर्ड लव सेल्डम ट्रू, अ लव सिंसियर इज फाउंड इन फ्यू। मतलब कहने का मतलब ये कि कपबोर्ड लव जो है वो सेल्डम, बहुत ही कम होता है जो सही होता है ना? अ लव सिंसियर इज फाउंड इन फ्यू, फ्यू लगा हुआ है मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर लोग होते हैं उनके अंदर क्या है? लव सिंसियर पाया जाता है। बाकी तो ऐसे ही चल रहा है आजकल, ठीक है? नहीं, तो कपबोर्ड लव का मतलब क्या होता है? लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन, मतलब उसको बस इसीलिए प्यार कर रहे हैं हम कि हमें कुछ चाहिए उससे, है? बस किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को आधा पैसा चाहिए, शादी कर ली, 1-2 साल रहे, हो सकता है 5-6 महीने रहे, हो सकता है कुछ समय रहे, उसके बाद में उसको टाटा बाय बाय कर दिया। किसी ने मेघालय में कर दिया, किसी ने कहीं कर दिया, किसी ने कहीं कर दिया, किसी ने डाइवोर्स के जरिए कर लिया, तो डाइवोर्स में उसको आधा अधूरा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, है? तो ये क्या है? इस बात को समझो। कपबोर्ड लव मतलब होता है एक ऐसा लव जिसमें वो व्यक्ति उससे कुछ पाने की चाह में प्यार कर रहा है, असली प्यार नहीं कर रहा है, वही तो लिखा हुआ है। अब कपबोर्ड लव सेल्डम ट्रू, सेल्डम का मतलब ना के बराबर, बहुत ही कम ऐसा होता है कि कपबोर्ड लव जो है वो ट्रू होता है, और जो ट्रू सिंसियर लव है वो बहुत ही ना के बराबर लोग हैं उनमें पाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, जय हिंद बेटा, जय हिंद। तुम लोग जल्दी वल्दी नहीं आ पाते क्या है? अराउंड द कॉर्नर क्या होता है? अराउंड द कॉर्नर का मतलब क्या है? इसको समझ लो। नियर बाय हम लोग पास में बोल सकते हैं, इमिनेंट बोल सकते हैं, है ना? और सून टू हैपन बोल सकते हैं, कोई चीज जो निकट भविष्य में होने वाला है।
आपको सॉर्ड ऑफ डेमोकल्स पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद होगा, सॉर्ड ऑफ डेमोकल्स याद है? ये डेमोकल्स सॉर्ड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इमिनेंट डेंजर था। वो क्या था? इमिनेंट डेंजर था, मतलब खतरे की घंटी लटकना, गर्दन पे तलवार लटकना, इसका मतलब कोई खतरा मंडराना, उस कंडीशन बात किया था। तो अराउंड द कॉर्नर का मतलब भी होता है, क्या होता है? कोई भी ऐसी घटना जो इमिनेंट है, मतलब निकट भविष्य में होने वाली है। एन इवेंट और थिंग विच इज गोइंग टू हैपन सून। योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। भाई आपके जो एग्जाम्स है वो कैसे हैं? वो अराउंड द कॉर्नर हैं, वो जल्दी ही होने वाले हैं, ठीक है? नहीं है, जल्दी निपटने वाले हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। तो योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, योर ग्रेजुएशन एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। तो कोई भी ऐसा इवेंट जो जल्द ही होने वाला है, इन दैट सिचुएशन वी यूज दिस इडियम। उस कंडीशन में हम लोग ये वाला इडियम यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो राउंड द कॉर्नर का मतलब क्या हो जाएगा? कोई चीज जो अभी निकट भविष्य में होने वाली है। विद हैवी हार्ट। हाँ, कई बार बोलते हैं ना कि भैया बस दिल पे पत्थर रह के ऐसा काम करना पड़ रहा है? नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, है ना? तो विद हैवी हार्ट का मतलब क्या हो जाएगा? समझो, विद पेन और रिग्रेट, मतलब बोला जा रहा है कि भैया दिल पे पत्थर रह के मुझे कहना पड़ रहा है कि सॉरी यार, उस दिन जो भी हुआ ना वो गलती हो गई यार, अब आगे से नहीं होगा, माफ कर दो आज, है ना? तो दिल पर पत्थर रख के कहना, तो विद हैवी हार्ट हम लोग बोल देते हैं, जिसको बोलते हैं विद रिग्रेट, विद पेन और रिग्रेट। बड़े ही दुख के साथ, बड़ी पछतावे के साथ मुझे कुछ कहना पड़ रहा है आपसे, तो उसे बोलते हैं विद हैवी हार्ट। ये सारे पीवाई क्यू है भाई, जितने भी मैं आपको अभी तक करवाए हुए हैं सारे मैं आपको पीवाई की करवा रहा हूं। आप इनमें देखोगे ना तो मालूम चल जाएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ बॉम्ब लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ बॉम्ब लिखा हुआ है ना? या फिर आपका ये वाला है, ये तो रिसेंटली आपके पूछा गया है, कॉस्ट एन आर्म, है ना? कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। क्या होगा इसका मतलब? एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं बिग टिकट। क्या बोल सकते हैं? बिग टिकट बोल सकते हैं। तो इनमें से तीनों में से कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कॉस्ट ऑफ बॉम्ब कर लो, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग कर लो, बिग टिकट कर लो। इन तीनों में से आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इन तीनों का एक ही मतलब है, वो है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। कोई चीज जो बहुत ज्यादा महंगी है। कॉस्ट ऑफ बॉम्ब मतलब क्या है? भाई कहीं बॉम्ब गिरता है तो बहुत ज्यादा जन धन की हानि होती है, जन धन की बहुत ज्यादा हानि होती है, बहुत महंगा पड़ता है। तो इसको समझने की कोशिश करो। तो इसका मतलब होगा क्या? टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी है, उस कंडीशन में बात करते हैं। ये तीन इडियम हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बातचीत कर रहे हैं, रोल योर स्लीव्स अप। रोल योर स्लीव्स अप का मतलब क्या है? अपनी स्लीव्स को ऊपर करना है, ठीक है कि नहीं? अब देखो, इसका दो मतलब बच्चे निकाल सकते हैं। एक तो ये निकाल सकते हैं बच्चे की लड़ने के लिए तैयार हो जाना, कि भैया आ जाओ, तुमसे ही निपट लेते हैं हम लोग पहले, है ना? उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। और दूसरा होता है कि भैया चलो आपकी थोड़ा हेल्प कर देते हैं। कोई भैया रास्ते में जा रहे थे, उनका सामान लुढ़क गया, गिर गया, भाई साहब कोई दूर दूर तक है नहीं है, मैं वहां पहुंच गया तो मैंने उनकी मदद कर दी। थोड़ा सा मैंने उनको क्या कर लिया, स्लीव्स को रोल करके थोड़ा उनके साथ में मदद करवा ली, थोड़ा सा उनका काम करवा लिया, और जिससे वो फ्री हो गए, जल्दी चले गए वहां से। तो इसका मतलब यही है, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, बोल सकते हैं कि मेहनत के लिए तैयार करना। अब रोल अप कर रहे हो आप, स्लीव्स को ऊपर कर रहे हो ना, फोल्ड कर रहे हो, सिंपल सी बात समझो ना, फोल्ड कर रहे हो ना अपने स्लीव्स को। तो क्यों कर रहे हो? कि आपको कुछ उठाना है ना, कुछ उठाना है, कुछ काम करना है, तभी तो कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप जो इडियम है उसको पढ़ो, इमेज को रिलेट करो, अपने आप आपको मतलब समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आप इडियम्स को रिलेट करके आंसर लगा सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, इडियम्स को थोड़ा सा रिलेट करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। बस ध्यान रखना, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आंसर नहीं होता है, ठीक ही नहीं है? चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करें, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। ये बहुत अच्छा वर्ड है, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। मैनी people in this country are trying to keep the wall from the door. वो सुबह कमाते हैं, दोपहर में खा लेते हैं,
दोपहर में जो भी कमाएंगे वो शाम को खा लेते हैं, दूसरे दिन वो बेचारे फिर मेहनत करते हैं। दे आर ट्राइंग टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। वो इतना ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं कि फ्यूचर के लिए सेव करें, है ना, क्योंकि उनको उतना ही अर्निंग हो पा रही है। तो कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी क्या करना, गुजर बसर करना, ये बोल सकते हैं हम लोग। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी से बचना। मेरा कहने का मतलब ये था कि दिन में मतलब कई सारे लोग दुनिया में, मतलब ये बोल सकते हैं या इंडिया में बोल सकते हैं, ऐसे हैं जो सिर्फ भूखमरी को अवॉइड कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा नहीं कमा रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। इट मीन्स दे आर ट्राइंग टू अवॉइड द स्टारवेशन, कैसे भी करके हमारी जो परिवार है वो भूखा ना मरे। बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, बट दे आर ट्राइंग दिस थिंग। ओके, तो हम लोग बातचीत करेंगे अवॉइड स्टारवेशन, इसको बोलेंगे भूखमरी से बचना। इसका हिंदी मतलब ऐसे लिखा होना चाहिए, आई थिंक सो, भूखमरी से बचना, ठीक है नहीं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूखमरी से, हाँ ये लिखा हुआ है, भूखमरी से बचना। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है नहीं? तो अवॉइड स्टारवेशन इसका आंसर हो जाएगा कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट, इंडिया देख सकते हो। इन इंडिया मैनी पीपल ट्राई टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर एवरी डे। हर रोज इंडिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो भूखमरी से बचने के लिए कोशिश करते हैं कि आज हमारे परिवार को, आज हमें भूखा ना रहना पड़े, कैसे भी करके कहीं ना कहीं जाके कुछ काम मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वॉश हैंड्स ऑफ, है ना, जिसकी थी जिम्मेदारी उसने पल्ला झाड़ा। झाड़ा पल्ला, ये न्यूज पेपर या मीडिया की हेडलाइन है भैया। जिसकी जिम्मेदारी थी उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हमने नहीं किया ये काम। और ये जनरली ये रहता है, ठीक है। अच्छा, एक और होता है जो कि आपका एग्जाम में आया हुआ है, पास द बक। क्या होता है? पास द बक, BUCK, ठीक है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही रिलेटेड है बेटा, पास द बक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिम्मेदारी थोपना। क्या है? जिम्मेदारी थोपना। पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कैन से, क्या बोल सकते हैं हम लोग, पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भैया नहीं नहीं, मैं तो उस दिन यहां पे था ही नहीं, जो जब ये कांड हुआ उस दिन मैं तो था ही नहीं, मैं तो इनको सौंप के गया था। तो यू क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू पास द बक, जिम्मेदारी को किसी पर थोपने की कोशिश कर रहा है, जबकि सबको पता है वो इसी उस दिन यहीं पे थे, है ना। ये क्या है? ये है पल्ला झाड़ना, ये लिखा है ना, ये है वॉश हैंड्स ऑफ, मतलब क्या है? पल्ला झाड़ना, है ना। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। डिस्क्लेम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, तो वॉश हैंड्स ऑफ का मतलब क्या है? अपने हाथ जोड़ लिए, मतलब क्या है कि अपना पल्ला झाड़ लिया, भैया मैंने कुछ नहीं किया, जो भी काम किया वो इनकी गवर्नमेंट में हुआ है, तभी से चल रहा है, तभी की प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू वॉश हैंड्स ऑफ, है ना। जैसे लिखा हुआ है, व्हाई आर यू वॉशिंग हैंड्स, योर हैंड्स ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हो? पास द बक, मैंने आपको बताया कि जिम्मेदारी को किसी पर थोप देना, और यह है कि भैया नहीं, जिम्मेदारी ना लेना। इसका मतलब क्या है? जिम्मेदारी ना लेना, भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है। पल्ला झाड़ रहे हैं आप, नहीं नहीं भाई साहब मैं नहीं ले सकता, मैं कैसे हेल्प करूंगा, मैं तो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, मैं खुद का काम नहीं कर पा रहा हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे ले लूं? तो वॉश हैंड्स ऑफ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है योमैन सर्विस। बहुत अच्छा वर्ड है। योमैन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क। जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा वर्क करता है, मतलब काम करता है ना, एक्सीलेंट काम करता है, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं योमैन। यू डिड योमैन सर्विस, आपने एक एक्सीलेंट काम किया यार, आपने बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। जैसे एक बात बोले कि जो करंट गवर्नमेंट, अब अगर आपने प्रोटेस्ट के बारे में सुना होगा, तो करंट गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे लोगों के हिसाब से। क्या काम किया कि भाई उस चीज का फायदा, प्रोटेस्ट बढ़ सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, उससे पहले उसको निपटाने की कोशिश कर ली, है ना। वो अपनी जिद पे नहीं अड़े रहे कि भैया देखते कैसे हो जाएगा, फलाना ठिकाना, नहीं अड़े, वो उन्होंने मान लिए बात को। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो योमैन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क, लिखा हुआ है ना। कोई भी अच्छा काम करना, बेहतरीन काम करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? योमैन सर्विस का यूज करते हैं। He did yeoman service by completing his pending work, मतलब अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करके उसने क्या कर लिया? उसने योमैन सर्विस कर लिया, मतलब कि उसने बहुत ही बढ़िया काम किया।
ठीक है, तुम लोग भी ये रिवीजन रिवीजन टाइम टू टाइम करके ना तुम लोग भी ह्यूमन सर्विस कर सकते हो, है ना। अभी एग्जाम के टाइम है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं है। जब सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना शुरू करोगे तो वही टाइम आपको कम नजर आने लगेगा। अभी तो हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो हाँ ठीक है, जनवरी जुलाई खत्म हो गया, हमारा अगस्त है पूरा और सितंबर आधा है, तो अभी 1-1.5 महीना है। नहीं है, जिस दिन आप तैयारी करने बैठोगे, रिवीजन करने बैठोगे, सब्जेक्ट वाइज चीजों को पढ़ना बैठोगे ना, देन यू विल कम टू नो यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम। सफिशिएंट टाइम है ही नहीं है आपके, जितना टाइम है उससे भी कम समय बचा है आपके पास। ठीक है, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओके, चलिए ह्यूमन सर्विस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने आपसे बोला था कि once we complete the root idioms and phrases we will start root words। तो आज मैं आप लोगों के लिए रूट वर्ड्स भी लेके आया हूं। अब रूट वर्ड्स में बात करेंगे तो आज रूट वर्ड है क्या एक्चुअल में, इस चीज को देख लेते हैं। आज का जो रूट वर्ड है वो क्रेसी है ना, क्रेसी है, या फिर आप इसको एक और ले सकते हैं आर्की। ठीक है, क्रेसी और आर्की ये दो रूट वर्ड हैं आज के, है ना। अब क्रेसी और आर्की ये दो रूट वर्ड हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी वर्ड में क्रेसी शब्द लगता है या आर्की शब्द लगता है तो वो रूल को रिप्रेजेंट करता है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो रूल को रिप्रेजेंट करता है, वो शासन को रिप्रेजेंट करता है, वो वहां की सरकार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं है। तो क्रेसी या आर्की शब्द लगेगा तो मतलब समझ में आएगा कि वहां पे गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो कैसी है, शासन जो है वो किसका है। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, वन बाय वन चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है, क्रेसी और आर्की दो शब्द हैं। सबसे पहले वर्ड क्या है, सारी पहले ही वर्ड आ गए आपके सामने। सबसे पहला शब्द जो है वो हमारे सामने है डेमोक्रेसी, डेमो। अब दोनों शब्दों को मैं डिवाइड करके बताऊंगा, मतलब रूट वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन रूट वर्ड के अंदर भी मैं आपको रूट वर्ड बताऊंगा। ठीक है कि नहीं है। जैसे डेमो का मतलब क्या होता है, डेमो का मतलब होता है पीपल, और क्रेसी का मतलब शासन। मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है, वहां पर लोगों के द्वारा चुने गए लोग, रिप्रेजेंटेटिव्स जो कहलाते हैं, वो वहां पे शासन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। इसको हिंदी में बोलेंगे लोकतंत्र। क्या बोलेंगे, लोकतंत्र। लोकतंत्र से याद आया, कल मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था बनाना से रिलेटेड। अब बनाना से रिलेटेड कोई वर्ड बताया था, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, मुझे याद नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप लोग मुझे बताओगे कि वो वर्ड कौन सा था और उसका मतलब क्या था, एक बार कमेंट करके बताओ। बनाना से रिलेटेड कुछ वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड हम लोग आपको बता रहे हैं जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटो का मतलब ओल्ड होता है, ध्यान रखना, ओल्ड पीपल। अब जैसे मान के चलो वहां पे जो सरकारें बनती हैं उसमें बैठते ही बुजुर्ग व्यक्ति है? उसमें 85 साल के प्रेसिडेंट है, उसमें 84 साल के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जितने भी मंत्री भरे पड़े हैं वो 80 साल के हैं, एमएलए जितने भी है वो भाई साहब 79 78 के हैं, युवा है ही नहीं है। तो ऐसी गवर्नमेंट जहां पर बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति भरे पड़े हैं, उस गवर्नमेंट को जेरेंटोलॉजी कहेंगे, सॉरी जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। अच्छा, किसी को याद आया है? कुछ बताया था मैंने आपको? तुम लोगों को उठा के फेंक दूंगा, फालतू पंचायत किया कमेंट बॉक्स में तो है। कल की क्लास तुम लोगों ने नहीं ली? हाँ, कल तुम लोग आए तो थे नहीं। ठीक है, तो क्या बोला जाता है कि भैया कल नहीं आए थे तो एक काम कर लेते हैं कि बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास लोगे। रिकॉर्डेड भी नहीं लेते, मत लो, क्या ही फायदा क्लास लेने का, क्योंकि वो कैब तो हमारे एग्जाम में आएगी ही नहीं ना। आप लोगों को मैंने बताया था बनाना रिपब्लिक बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। तुम लोग जो लापरवाही दे रहे हो ना, हाँ दे लो भाई। एक सबसे पता है दुनिया में सबसे पावरफुल पता है चीज क्या है, सबसे पावरफुल चीज पता है क्या है? अभी आप लोग बच्चे हो, यू डो नॉट नो अबाउट इट, बट यू विल डेफिनेटली कम टू नो वन डे। सबसे पावरफुल चीज पता है क्या है? समय।
ठीक है, मैं बोला ना कि अभी आप बच्चे हो, कोई 11th में हो, कोई 12th में हो, कोई अभी जस्ट शुरुआती मंदी हुई है, मतलब 12th हुआ है तो शुरुआत में ही हो, है ना। ये समय बहुत पावरफुल चीज है ना, जिसमें से हो सकता है कि कुछ लोग आप वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा एग्जाम पेपर, है ना। हु आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड हु आर वेस्टिंग देयर टाइम, इसका क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पेपर है। और एग्जाम पेपर देना दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जो है वो है एग्जाम पेपर को क्वालिफाई करना एंड सिलेक्शन लेना। क्योंकि ये जो समाज है ना, सोसाइटी है ना, इवन हमारे जो पेरेंट्स है ना, वो ये नहीं देखते हैं कि आप 1 नंबर से रह गए, आप 2 नंबर से रह गए, आप एसएसबी में देके आए बट रिकमेंड नहीं हुए। दे डू नॉट लुक एट दीज थिंग्स, है ना। वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, यू आर क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड, है ना। चलो आगे बढ़े बेटा हम लोग, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं है। इसको हम लोग हिंदी में समय और उर्दू में वक्त कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जेरेंटोक्रेसी के बारे में बात करें तो क्रेसी मतलब क्या हो गया? क्रेसी मतलब गवर्नमेंट हो गया, और ओल्ड पीपल जेरेंटो हो गया। अब देखो, जेरेंटो से रिलेटेड हमारे और भी वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे जेरेंटोलॉजिस्ट। जेरेंटोलॉजिस्ट कौन होता है? वो व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्तियों के रिलेटेड जो स्टडी है ना, बीमारियों से रिलेटेड, उनकी स्टडी को बोलते हैं हम लोग जेरेंटोलॉजिस्ट। जेरेंटोलॉजी स्टडी हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग बात करें गवर्नमेंट बाय वुमेन। गवर्नमेंट बाय वुमेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग गायने। गायने शब्द जब भी आता है ना, इसको याद रखना। गायने शब्द जैसे आपका GYNY आ जाए, इसको जेनी बोलते हैं, या फिर GYNAE आ जाए, इन दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वहां पे वुमेन से रिलेटेड बात हो रही है, वुमेन से रिलेटेड बात हो रही है ना। अब चूंकि हम शासन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्रेसी और आर्की शब्द आ गया, है ना। गायनार्की या गायनिकोलॉज, गायनिकोक्रेसी, गायनिकोलॉजी, है ना, स्टडी ऑफ वुमेन, वुमेन रिलेटेड डिसीजेस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला वर्ड हो गया वेल्दी पीपल। मतलब जहां पर अमीर जो लोग हैं ना, वो शासन करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं पूंजीवाद। क्या बोलते हैं हम लोग? पूंजीवाद, है ना। क्या बोलते हैं? पूंजीवाद। अमीर लोग शासन करते हैं, बस अमीरों का शासन है, तो उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। क्या बोलेंगे हम लोग? प्लूटोक्रेसी। इसको ऐसे रिलेट कर लो, प्लूटो कैसे थे? बहुत पैसे वाले थे, तो प्लूटो के द्वारा शासन किया जाएगा, पैसे वाले लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय थीव्स। गवर्नमेंट बाय थीव्स, चोरों के द्वारा भैया शासन किया जाए, तो आप याद रखो, चोर और चोरी से रिलेटेड क्लेप्टो शब्द आता है। चोर और चोरी से रिलेटेड वर्ड आता है क्लेप्टो, और क्लेप्टोक्रेसी हो गया आपका। जैसे एक वर्ड बनता है क्लेप्टोमेनिया, ये वर्ड काफी फेमस है, क्लेप्टोमेनिया। मेनिया मतलब होता है पागलपन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? एन एक्सेसिव डिजायर, एक तीव्र इच्छा, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, डिजायर टू स्टील, चोरी करने की जो तीव्र इच्छा होती है ना, दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। मेनिया पागलपन, जुनून, और फोबिया डर होता है, और ये दोनों ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। के लिए चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, जैसे हम लोग बात करें चाइना के बारे में, चाइना के बारे में बात ले लेते हैं कि चाइना में एक ही पार्टी है, वही चुनिंदा लोग हैं, वही आपस में मिलकर शासन करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, कुछ ही लोग हैं, चुनिंदा कुछ लोग हैं, वही शासन करते रहते हैं, वही गवर्नमेंट में आते रहते हैं, वही बार बार आते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं ओलिगार्ची। क्या बोलते हैं? ओलिगार्ची। आर्की लिखा हुआ ना, ओलिगार्ची बन जाएगा, ठीक है। नहीं है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया नहीं, सॉरी, द कंट्री। कोई भी देश है, उसके सबसे घटिया जो लोग हैं ना, वो शासन करना शुरू कर दे। जैसे तालिबान। अब तालिबान तो सुना है कि बहुत अच्छा हो गया, बदल गया है ना, वो चाह रहा है कि दुनिया में हमारी पहचान बने, और हम वो लोग नहीं है जो पहले हुआ करते थे, है ना। तो तालिबान बांग्लादेश से काफी गुना अच्छा हो गया है भाई साहब,
है। तो जब किसी देश के सबसे बदतर लोग जो है ना, बदतर लोग है ना, सबसे बदतर लोग जो है वो शासन में आ जाते हैं, गवर्नमेंट में आ जाते हैं, गवर्नमेंट में आगे बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट करना शुरू कर देते हैं, रूल करना शुरू कर देते हैं, तो उस रूल को, उस गवर्नमेंट को बोलते हैं कैकेस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं हम लोग? कैकेस्टोक्रेसी बोलते हैं। याद रखना, कैकेस्टो, ओलिगार्ची कुछ लोगों के द्वारा, जेरेंटोक्रेसी, जेरेंटो मतलब ओल्ड पीपल, गायनको क्रेसी बोल सकते हैं या गायनार्की बोल सकते हैं, विमेन के बारे में बात होगी। प्लूटोक्रेसी, अभी आपको एरिस्टोक्रेसी मिलेगा। प्लूटोक्रेसी पैसे वालों का शासन, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री। अब जैसे मान के चलो कहीं पे गवर्नमेंट है, जैसे बोला जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो सरकार जनता के द्वारा चुनी नहीं जाती है। भले ही जनता के द्वारा चुनी जाती है, लेकिन असलियत में सबको पता है मिलिट्री का शासन है। वहां पे जो भी काम होता है वो मिलिट्री के अंडर में होता है, जो भी वहां पे एक व्यक्ति है, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं होप्लार्की। क्या बोलते हैं? होप्लार्की बोलते हैं या स्ट्रेटर्की। अब स्ट्रेटार्की बोल लो या होप्लार्की बोल लो, दोनों का एक ही मतलब है। एक ही मतलब क्या है कि भैया दोनों की जगह, दोनों का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जब मिलिट्री के द्वारा चलाई जाती है, वहां की जो मिलिट्री है, वहां की जो सेना है, वो शासन करना शुरू कर देती है, उस कंडीशन में हम लोग ये वर्ड्स यूज करते हैं, होप्लार्की बोल लो या स्ट्रेटार्की बोल लो। ठीक है, तो ये हो गए आर्कियोक्रेसी से रिलेटेड वर्ड। अभी खत्म नहीं हुए, बहुत सारे वर्ड है बेटा इससे रिलेटेड, ठीक है कि नहीं है। ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट बाय वुमेन और मदर, वुमेन के द्वारा है, वुमेन के द्वारा यहां भी था, लेकिन मदर के द्वारा, मदर के द्वारा, ठीक है नहीं, तो उसको मैट्रियार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैट्रियार्की मतलब फादर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया हमारे यहां जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहां कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? ब्रिटेन में कौन होती है? महारानी होती है। कभी देखा? क्वीन होते हैं। शायद इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि किंग बनाए गए हैं। वहां कौन होते हैं? महारानी होती है, क्वीन होती है। कभी देखा किंग होते हैं वहां पे? नहीं, किंग नहीं होते। अभी तक जितना भी था वो कौन थे? वो महारानी थी। क्यों? क्योंकि वहां पे मैट्रियार्की सिस्टम है। मैट्रियार्की मतलब वहां पर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो विमेन को प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ पैट्रियार्की है। ये डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, पैट्रियार्की है। पैट्रियार्की मतलब हम लोग फादर को इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पैट्रियार्की, पैट्री याद कर लेना, फादर से रिलेटेड, और मैट्री जो है वो मैट्री किससे रिलेटेड है? मदर से रिलेटेड है। क्योंकि इसकी जरूरत आगे रूट वर्ड पढ़ाऊंगा, साइड वाला, है ना। आगे साइड वाला रूट वर्ड पढ़ाऊंगा जिसका मतलब किलिंग होता है, उसमें भी इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है नहीं। अब आप लोग देख रहे हो कि एक रूट वर्ड पढ़ा रहा हूं, आर्कियो कौन सा वाला? क्रेसी वाला, उसके साथ मैं आपको और भी रूट वर्ड बता रहा हूं, है ना। और ये रूट वर्ड आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लिखा हुआ है गवर्नमेंट बाय मूव। अब बांग्लादेश में क्या हुआ है? बांग्लादेश में क्या हुआ? शेख हसीना जी को भगा दिया, उसके बाद में वहां पे दंगे हो गए, उनके जो आवास था उसमें तोड़फोड़ कर दिए, कोई फ्रिज ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, सब सामान लेके वहां से चला गया। और फिर क्या हुआ? अब वहां पर जो दंगाई लोग थे उनके कंट्रोल में आ जाए गवर्नमेंट, उनके कंट्रोल में गवर्नमेंट आ जाए, तो फिर क्या होगा? उसे बोलेंगे मोवोक्रेसी। देखो मोव का मतलब क्या होता है? मोव का मतलब होता है दंगाई भीड़। याद रखना, भीड़ नहीं होता है, दंगाई भीड़ होता है बेटा। दंगा करने वाले लोगों को मोव कहते हैं, नॉर्मल भीड़ को मोव नहीं कहते हैं। नॉर्मल भीड़ तो कहीं भी मिल सकती है, कहीं मेले में जा रहे हो, बहुत सारी भीड़ भाड़ है, तो उसको क्राउड कहते हैं हम लोग। समझ में आ रहे हैं ना? हाँ। या फिर उसको बोलते हैं ओक्लोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ओक्लोक्रेसी। जो दंगाई लोग जो होती है ना, भीड़ होती है, दंगाई भीड़ होती है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मोव, और मोवोक्रेसी बोल सकते हैं या फिर ओक्लोक्रेसी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर हम बात करेंगे ना, तो इसमें हिंदी में इसका सेंस निकलता है भीड़ तंत्र। क्या बोलते हैं हम लोग? भीड़ तंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इसको बोलते हैं न्यूक्रेसी। न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू का मतलब न्यू होता है। न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू। तो नए नए लोग आ गए हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनको कोई अनुभव नहीं है, बस वो सरकार में आके बैठ गए हैं, तो उनको बोलते हैं न्यूक्रेसी।
उस गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्रेसी बोलेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट बाय अ क्वीन और किंग, किसी राजा या रानी का शासन होता है, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। तो जहां भी राजा बनते हैं, जहां भी रानियां होती हैं, उन सभी जगहों को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे क्या? मोनार्की कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा हम लोग? मोनार्की। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मूव का मतलब बताया ना बेटा, मूव का मतलब दंगाई लोग, है ना, दंगा करने वाले लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है गवर्नमेंट बाय लॉज ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा जो कानून कायदे बनाए गए हैं, जो रिलीजियस बुक्स हैं, उनमें भगवान के द्वारा जो नियम स्थापित किए गए हैं, उनके हिसाब से अगर गवर्नमेंट बनेगी तो उसे बोलेंगे हम लोग थियोक्रेसी। थियो मतलब गॉड, ये याद रखिएगा। THE वर्ड जब आता है तो वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है। THEO शब्द आता है तो वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है। इसी से मिलके थीस्ट बनता है, इसी से मिलके क्या कहते हैं अथीस्ट बनता है, इसी से मिलके आपका मोनोथीस्ट बनता है, इसी से मिलके आपको थियोक्रेसी बनता है, इसी से रिलेटेड थियोलॉजी बनता है। बहुत सारे थी शब्द होते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है गवर्नमेंट बाय अ बॉडी ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स का एक ग्रुप आके आपके ऊपर शासन करने लगे। जैसे बनाना, आपको बनाना रिपब्लिक बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बनाना रिपब्लिक। तो बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसकी गवर्नमेंट जो है वो वीक है, या फिर कहीं ना कहीं बाहर के लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, बाहर के लोग अपने हिसाब से मन मुताबिक वहां की गवर्नमेंट को चला रहे हैं, तो उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन ये बनाना रिपब्लिक में नहीं आएगा, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। यहां तो कुछ देश, कुछ बाहर के लोग ग्रुप आ गया है और वो क्या कर रहे हैं? जेनोक्रेसी कर रहे हैं। जेनो मतलब ध्यान रखना, जेनो का मतलब फॉरेनर होता है, जेनो का मतलब स्ट्रेंजर होता है। ये जेनो याद आएगा बाद में, जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक ही नहीं है? क्लियर है ना। मूव का मतलब बता तो दिया मैंने आपको, मूव का मतलब मैंने आपको बताया ना, मूव का मतलब क्या होता है? दंगाई लोग होते हैं, ठीक है कि नहीं है। चलिए बाकी बातचीत हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसी तरह के कुछ और रूट वर्ड्स, कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।